शुभाशीष। आज हम कक्षा 9 भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ 4 जलवायु का यह तीसरा वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें आप सभी मानसून तथा भारत में मानसून का आगमन और वापसी के बारे में अध्ययन करेंगे। भाई बहनों, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वर्ष में ऋतु के अनुसार हवाओं की दिशा एवं गति में परिवर्तन। अर्थात ये हमारे ग्रीष्म ऋतु में सागर से स्थल की ओर, ये हमारे ग्रीष्म ऋतु में सागर से स्थल की ओर और तथा शीत ऋतु में स्थल से सागर की ओर चला करती है। अर्थात सागर से जब स्थल की ओर हवाएं चलती हैं तो अपने साथ वाष्प और बादल लेकर के चलती हैं, जो स्थलीय भाग पर भारी वर्षा करती है। और शीत ऋतु में जब ये स्थल से सागर की ओर चलती हैं तो इन हवाओं में नमी नहीं रहती है और कुछ चक्रवातीय तूफान लेकर के सागरों में कभी कभी वर्षा होती है, चित्त वर्षा होती है और स्थलीय भागों में कभी कभी शीतकाल में चक्रवातीय वर्षा होती है। भाई बहनों, मानसून शब्द का प्रयोग हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में उठने वाली उन मौसमी हवाओं के लिए किया जाता है जिनके प्रभाव से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा होती है, भारी वर्षा होती है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, भूटान, नेपाल, भारत, श्रीलंका आदि सभी ये जो छोटे छोटे देश हैं जो कभी भारत के अंग थे, अखंड भारत का स्वरूप थे, इनके लिए किया जाता है भारतीय उपमहाद्वीप का प्रयोग। तो अंग्रेजों ने मानसून शब्द का प्रथम बार प्रयोग, विश्व में पहली बार प्रयोग मानसून शब्द का अंग्रेजों ने भारतीय उपमहाद्वीप में चलने वाली इन मौसमी हवाओं के लिए किया था। ये भी आप जानकारी रख लीजिए। मानसूनी हवाएं प्रायः ग्रीष्म काल में सक्रिय होकर के और सागर से स्थल की ओर चलती हैं तो वो भारी वर्षा इस भारतीय उपमहाद्वीप में करती हैं। अपने साथ ये भाप बादल लेकर के चलती हैं और भारतीय उपमहाद्वीप के और मासिन राम में जो मेघालय में है वो सबसे अधिक वर्षा वाला केंद्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वहां होती है। 11,298 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा वहां रिकॉर्ड की गई है। ये विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड वहां एकत्रित किया गया है। तो इस प्रकार से सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र का गौरव भारत के मासिन राम को प्राप्त है। भाई बहनों, अब आगे चलते हैं हम भारत में मानसून का आगमन और वापसी। पहले आगमन की चर्चा करते हैं। भारत में मानसून का आगमन प्रायः जून के प्रथम सप्ताह में होता है। लक्षद्वीप में पहले और प्रवेश करता है और लक्षद्वीप के आगे या दक्षिण पश्चिम मानसून
केरल में प्रवेश करता है और केरल में प्रवेश करके या केरल और तमिलनाडु के गोवा और महाराष्ट्र सौराष्ट्र कच्छ केरल में प्रवेश करके और मानसून आगे बढ़ता है तो वहीं से ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। जब ये अरब सागर से उठने वाला मानसून केरल में प्रवेश करता है वहीं से दो शाखाओं में विभाजित होता है। एक शाखा और अरब ये जो है केरल से होकर के और दक्षिण पश्चिम से होकर के चलती है और एक शाखा बंगाल की खाड़ी से होकर के उत्तर पूर्व की ओर से चलती है। तो जो उत्तर पूर्व की ओर से चलती है वह शाखा मेघालय और उत्तरी पूर्वी राज्य त्रिपुरा, मिजोरम, बंगाल, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत पूरा जो है उत्तर भारत इनमें सक्रिय होकर के और बीच में मध्य भारत में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में ये जो है अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों शाखाएं मिलकर के पूरे भारत को वर्षामय कर देती हैं। यह घटना ये 22 जुलाई के करीब होता है। 22 जुलाई के करीब दोनों जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है और अरब शाखा है दोनों आपस में मिलकर के संपूर्ण भारत में भारी वर्षा करती हैं। तो यह जो दक्षिणी पश्चिम मानसून है आगमन का जो समय है दक्षिणी पश्चिम मानसून का यह जो है दक्षिण पश्चिम से होकर के और उत्तर पूर्व से होकर के और दोनों शाखाएं आपस में मिलकर के जून महीने से लेकर के और सितंबर महीने तक पूरे भारत में भारी वर्षा। इसके बाद मानसून की वापसी होती है। तो मानसून की वापसी के समय उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय होता है अर्थात जो मानसून पूरे भारत में प्रवेश करके और सितंबर तक भारी वर्षा करता है वही सितंबर में क्रमशः लौटने का काम उसका होता है। वह हिमालय से टकरा करके हिमालय पर्वत को पार नहीं कर पाता और टकरा करके फिर भारी वर्षा करने के बाद और फिर लौटता है। तो लौटते मानसून से जो वर्षा होती है भारत में वह सितंबर से लेकर के और नवंबर महीने अक्टूबर के लास्ट तक यह वर्षा होती है। तो लौटते मानसून से जो वर्षा होती है वो कम होती है, चिटपुट होती है। इस प्रकार से भारत में मानसून आता है जून महीने में और लौटता है सितंबर महीने में। तो मानसून का आगमन जून महीने से लेकर के सितंबर महीने तक और सितंबर महीने से और नवंबर महीने तक लौटता है। तो इस प्रकार से भारत में मानसून सक्रिय होकर के और भारी से भारी वर्षा करता है। भाई बहनों एक चीज और जानिए, भूमध्य रेखा से 20 अंश उत्तर और 20 अंश दक्षिण मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश पाया जाता है। अर्थात मानसूनी हवाएं भूमध्य रेखा से 20 अंश उत्तर और 20 अंश दक्षिण सक्रिय रहती है। उनकी उत्पत्ति यहीं पर होती है। इस प्रदेश के अंतर्गत अमेरिका का कैलिफोर्निया कट आता है, चीन का कुछ भाग आता है, दक्षिणी अमेरिका में उरुग्वे पराग्वे आता है। तो ऐसे विश्व के अनेक मानसूनी जलवायु वाले देश हैं जो भूमध्य रेखा से 20 अंश उत्तर और 20 अंश दक्षिण है। यह भारत के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के अतिरिक्त विश्व में पाए जाते हैं। भाई बहनों अब आगे का जो हम आपको बताने वाले हैं कि भारतीय मानसून को कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं। तो इसको इस साथ में हम पढ़ लेते हैं। तो इसको हम यहाँ इसको मिटा करके इसका आप नोट्स तैयार करिएगा। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक, तो ये आपके पहला है एल नीनो, भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। दूसरा तिब्बत का पठार, और तीसरा मैडागास्कर का पूर्वी तट, और चौथा कोरियोलिस बल। ये चार और घटक हैं जो भारतीय मानसून को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। जैसा कि कल हमने बताया था कल के वीडियो में कि एल नीनो
ये जो हिंद महासागर में जब इसकी उत्पत्ति होती है तो यहाँ वर्षा नहीं होती, अर्थात पूरे भारतीय महाद्वीप में वर्षा नहीं होती। एल नीनो एक प्रकार की गर्म जलधारा है जो प्रत्येक 4 वर्ष में या कभी कभी 3 वर्ष में पूरे विश्व में सक्रिय होती है। यह एक अस्थायी और जलधारा है जो अस्थायी और निम्न दाब उत्पन्न करता है सागरीय क्षेत्रों में। सागरीय क्षेत्रों में जब निम्न दाब उत्पन्न होता है, निम्न वायु दाब उत्पन्न होता है, अर्थात गर्म जलधारा जब सागरीय क्षेत्र में और जम जाती है तो उसके ऊपर की वायु और गर्म हो जाती है। जो सागर का दैनिक तापांतर है वो 1 सेंटीग्रेड है और एल नीनो के प्रभाव से जो सागर का दैनिक तापांतर हो जाता है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो इस प्रकार से सागर के तापांतर में और भारी अंतर होने के कारण जो निम्न दाब वायुदाब क्षेत्र उत्पन्न होता है तो इस नाते से स्थल से सागर की ओर हवाएं चलने लगती हैं, अर्थात सागर की हवा गर्म हो जाती है, उसमें नमी नहीं रह जाती है तो स्थल की हवा उसकी अपेक्षा ठंडी होती है, वह सागर की ओर चलने लगती है तो उल्टा हवाएं चलने लगती हैं एल नीनो प्रभाव के कारण। इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा नहीं होती है। एल नीनो का यह प्रभाव ही होता है कि जहां अधिक वर्षा होती है वहां कम वर्षा होने लगती है और जहां कम वर्षा होती है वहां अधिक वर्षा होने लगती है, अर्थात अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कम वर्षा वाले क्षेत्र में के रूप में तब्दील हो जाते हैं और कम वर्षा वाले क्षेत्र अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में तब्दील हो जाते हैं। तो ये एल नीनो जो प्रभाव है ये भारतीय जलवायु को और भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ है और जिस छोटा बच्चा, छोटा शिशु, ये पेरू और इक्वेडोर में जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पश्चिमी तट है वहां पर इसका प्रभाव अधिक होता है। वहां के मछुआरों ने इनका नाम, क्योंकि प्रायः क्रिसमस के महीने में यह प्रभाव होता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर, तो इस नाते से इसे जो है वहां एल नीनो नाम दिया गया, अर्थात ईसा मसीह के बालक स्वरूप का नाम दिया गया। तो इस प्रकार से एल नीनो वहां पेरू से निकल करके ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया से भारत, इंडोनेशिया, पूरे हिंद महासागर को ये प्रभावित करता है। हिंद महासागर को ही नहीं, एल नीनो प्रभाव पूरे विश्व के जलवायु क्षेत्रों को प्रभावित करता है। तो भारतीय मानसून को भी प्रभावित करने वाला एक प्रमुख घटक है। उसके बाद आता है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार, जैसा कि हमने बताया कि तिब्बत के पठार की ऊंचाई 6100 किलोमीटर 6100 मीटर, किलोमीटर नहीं 6100 मीटर, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 6100 मीटर है, अर्थात 6100 मीटर है। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसे रूफ ऑफ वर्ल्ड, रूफ ऑफ वर्ल्ड यानी दुनिया की छत भी कहते हैं, दुनिया की छत भी कहते हैं। तो यह समुद्र की अपेक्षाकृत जब अधिक गर्म हो जाता है, क्योंकि सूर्य से निकट होने पर पठारी भाग है, इसलिए यह समुद्र की अपेक्षाकृत, समुद्री हवाओं की अपेक्षाकृत जब यहाँ निम्न वायुदाब क्षेत्र उत्पन्न होता है, अधिक गर्म हो जाता है, तो सागर से चलने वाली हवाएं शीघ्रता से इस पठार की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि ये हवाओं की विशेषता है कि हवाएं गर्म होकर के स्थलीय भाग से जब ऊपर उठती हैं तो सागर की हवा तेजी से उस स्थान को ग्रहण करती है, क्योंकि हवाएं ये चारों ओर फैली हुई हैं और हवाओं का स्थान कभी रिक्त नहीं होता। तो ये 6100 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 6100 मीटर की ऊंचाई पर जब हवाएं गर्म होकर के निम्न वायुदाब क्षेत्र उत्पन्न करती हैं तो उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से हवाएं, बादल भरी हवाएं, वाष्प भरी हवाएं तेजी से वहां पहुंचने का प्रयास करती हैं। तो पहुंचते पहुंचते और उसमें अवरोध उत्पन्न होता है, उन अवरोधों के कारण वर्षा होते होते और वह जो है सीधे पठार की ओर पहुंचती, हिमालय पर्वत की ओर पहुंचती हैं और भारी से भारी हिमालय पर्वत के इसी पर टकरा करके हवाएं भारी से भारी वर्षा भारतीय उपमहाद्वीप में करती हैं। तो इस प्रकार से तिब्बत का पठार भी भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला एक कारक है। अगला है मैडागास्कर का पूर्वी तट। हिंद महासागर में अफ्रीका महाद्वीप के और पूर्वी भाग में मैडागास्कर एक बड़ा द्वीप है। उस द्वीप के पूर्वी तट पर और ये मानसूनी हवाएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा से और
और वह 20 अंश दक्षिण के पहले ही उसकी स्थिति है और वहाँ मानसूनी हवाएं उत्पन्न मानसून की उत्पत्ति होती है और मेडागास्कर में कोई पर्वत ऊंचा न होने के कारण ये भारत की ओर बढ़ती हैं और भारत की ओर बढ़ करके ये भारत के क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप में भारी वर्षा करती हैं, दक्षिण के पठार से टकरा करती हैं, हिमालय पर्वत से टकरा करती हैं। अगला है कोरियोलिस बल। हेरल के नियम के अनुसार और पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में जो ध्रुवों से चलने वाली हवाएं हैं, वह हवाएं जो जेट हवाएं हैं, ध्रुवों से चलने वाली जो जेट हवाएं हैं, वो भूमध्य रेखा से टकरा करके और अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में वो अपने दक्षिणी ध्रुव से चलने वाली जो हवाएं हैं वो भूमध्य रेखा से टकरा करके अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसे हेरल का नियम कहते हैं या कोरियोलिस बल कहते हैं। ये पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ये हवाएं उत्पन्न होती हैं और ये बल उत्पन्न होता है। तो इसका भी प्रभाव जेट वायु धारा का और कोरियोलिस बल का भी प्रभाव भारतीय जलवायु पर पड़ता है। तो इस प्रकार से आज आपने और मानसून पढ़ा, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े और भारतीय मानसून के आगमन और वापसी के बारे में आपने अध्ययन किया। तो जो भी आपने अध्ययन किया आप संक्षिप्त नोट्स तैयार करिए। आज के लिए